नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 8 तक कवर कर लिया था, चैप्टर 2 का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस। आज हम उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो इसका सब सेक्शन 1 ये है, एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में शैल हैव एज मैनी जुडिशियल कोर्ट्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट क्लास। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज मैनी जुडिशियल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एज स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एंड विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ये मैं सिर्फ आज के बाद इंपॉर्टेंट वर्ड ही लिखूंगा, बुलेट पॉइंट बताऊंगा, पूरी डेफिनेशन लिखने से कोई मतलब नहीं। नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को अपॉइंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी करके, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जारी करके उतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बनाएगी जिससे बाय नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहे, ठीक है। ये फर्स्ट सबसेक्शन है इसका। इसमें एक प्रोविजो क्लॉज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल क्लासेस ऑफ कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेगी। स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है। और वो स्पेशल क्लास कोर्ट्स इसलिए इस्टेब्लिश की जाएंगी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए, उनको भी इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी हैं, किस लिए? फॉर ए स्पेसिफिक केस, पर्टिकुलर केस, और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस, ठीक है। ये वर्ड है यहाँ पर, इसको मीनिंग बताता हूँ अभी। इन केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकेगी, और जब ऐसी कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दी जाएंगी तो लोकल एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, उसकी अधिकारता नहीं होगी उन स्पेशल मैटर्स को सुनने की। मतलब समझिए, जैसे क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोड एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस के मैटर को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, या किसी और इसी टाइप के किसी क्लासेस ऑफ इसी टाइप का कोई और दूसरे क्लासेस ऑफ केसेस को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जब ऐसी कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी है, मान लीजिए ये साहब को हमारा आपको ध्यान होगा, हमारे करेक्टर कौन था? चोंगुमल साहब थे, ठीक है। चोंगुमल साहब को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोर्ट बना दिया गया, इनको चेक बाउंस के मैटर दे दिए गए। तो यहाँ पर जो लोकल एरिया का मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये इसी एरिया में है, इनका भी जुरिसडिक्शन एरिया वही है जो इनका जुरिसडिक्शन एरिया है, पर चूंकि ये स्पेशल कोर्ट है तो अब इस कोर्ट का मैटर यानी चेक बाउंस से मैटर सुनने की अधिकारता इनकी नहीं होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड क्लॉज में यही दे रखा है कि उसी एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उसको अधिकारता नहीं होगी, वो स्पेशल क्लास ऑफ केसेस को सुनने की अधिकारता नहीं होगी। प्रोवाइडेड प्रोविजन क्लॉज जो ये कहता है, प्रोवाइडेड। तो पहला पार्ट ये था कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एज मैनी जजेस, एज मैनी मजिस्ट्रेट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट विच स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई करे, जितने बनाना चाहे उतने बना सकते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। प्रोवाइडेड क्लॉज जो प्रोविजो क्लॉज है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकेगी स्पेशल कोर्ट्स भी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को सुनने के लिए। मान लीजिए गैम्बलिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं तो कोर्ट स्टेट को अधिकार है
कि वो कह सकती है कि गैम्बलिंग के केस को सुनने के लिए ये स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पर सारे मैटर जाएंगे, और जब सारे मैटर यहाँ जाएंगे उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए, तो लोकल एरिया का जो जुरिसडिक्शन जिसके पास होगा उसको ये मैटर सुनने की अधिकारता नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है। ठीक है, ये अब आ जाइए सेकंड सेक्शन कहता है कि ये सारी कोर्ट्स, इन सच कोर्ट, वर्ड वहां पर देखिएगा, इन सच कोर्ट, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का काम सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना है, कोर्ट्स बना देना है, उसका अपॉइंटमेंट जो होंगे वो मैंने शुरुआत में भी कहा था, कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो सेक्शन सेकंड को पढ़िएगा, सब सेक्शन को पढ़िएगा, appointment of such courts, presiding officer of such courts will be appointed by high court, ये है। ठीक है, अब थर्ड आ जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इनको पावर कन्फर कर सकता है, शक्तियां दे सकता है, किस चीज की, ऑफ जज ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के जज की शक्तियां इनको दे सकता है। किस लिए देगा, शक्तियां इसलिए दी जाती हैं ताकि काम करो, मतलब सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन भी इनको ही दे सकता है। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो 9th हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 10। तो इसका पहला सब सेक्शन कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास जितने भी होंगे उनमें से किसी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट अपॉइंट कर सकेगी। अब वो किसी को अपॉइंट करने का आधार क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उनका एक्सपीरियंस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 7 साल हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको हो गए 8 साल हो गए, उनको सीजीएम साहब अपॉइंट किया जा सकता है। तो उन्हीं में से किसी को, किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कहता है कि हाईकोर्ट आल्सो क्या कर सकता है, जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास को उन्हीं में से अपॉइंट करेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब एक ही होंगे, ठीक है, इनके नीचे काम करने वाले, इनके नीचे नहीं मतलब इनके बराबरी पे काम करने वाले कई सारे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अधिकारता वही होगी जो सीजीएम साहब की है। अगर जब पनिशमेंट में जाएंगे तो सीजीएम साहब की अधिकारता 7 साल तक के पनिशमेंट देने की, तो ये एडिशनल सीजीएम साहब की भी अधिकारता वही है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पहले तो एक सीजीएम बनाएगा, सीजीएम बना दिए तो अब एडिशनल सीजीएम बना दिए उसने। ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनकी अधिकारता वही होगी जो सीजीएम साहब की अधिकारता है। ठीक है, थर्ड सबसेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हाई कोर्ट सब डिवीजन में से, सब डिवीजन का मतलब तो बताया था लास्ट टाइम पे, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया छोटे छोटे पार्ट में, सब डिवीजन, तो सब डिवीजन में से एक डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाई कोर्ट इनको अपॉइंट कर सकेगी, सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकेगी। और लास्ट इसका फोर्थ सबसेक्शन कहता है कि सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर क्या होगी, वो कंट्रोल और सुपरविजन कर सकेंगे। सुपरविजन समझते हैं ना, देख रेख निरीक्षण कि भाई कैसा काम चल रहा है, किसका, जाहिर सी बात है ये जो बनाए गए हैं वो इनकी अधिकारता इन्हीं के बराबर है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो इनको तो देखने जाएंगे नहीं, इनका सुपरविजन तो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जेएम फर्स्ट क्लास का सुपरविजन जितने भी होंगे, जेएम फर्स्ट क्लास के जितने भी जजेस होंगे, जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उनका सुपरविजन सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 10 हो गया। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 20 तक कवर करना है।
11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये समझिएगा। अब जेएम फर्स्ट क्लास तो आपने पढ़ लिया, जेएम सेकंड क्लास वो पढ़ लिया आपने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह पढ़ लिए। यहां पर वर्ड यूज हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनकी रिक्वेस्ट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट क्या कर सकेगा। अभी देखिएगा पहले सेक्शन में, सब सेक्शन में ये डायरेक्ट वर्ड नहीं आया है। डायरेक्ट वर्ड कहाँ यूज किया है समझना जरूरी है, क्योंकि जब ऑप्शन का क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वो ऐसे ही उलझाने के लिए बनाया जाएगा। हाई कोर्ट क्या कर सकेगा, लिखा है मे कन्फर, ये बात समझिएगा, पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। कुछ चीज़ें लिखनी जरूरी होती है, उनको बच नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट में कन्फर पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास टू एनी पर्सन, ठीक है। किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की हाई कोर्ट क्या कर सकता है, शक्तियां दे सकता है। किसकी रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। आगे बात समझिएगा। अब इसका प्रोविजो क्लॉज समझिएगा। प्रोविजो क्लॉज कहता है कि ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति को नहीं दी जाएंगी जिसके पास विधिक योग्यता न हो। और विधिक योग्यता कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब जिसके पास विधिक योग्यता या विधिक अनुभव ना हो, मतलब उसको लॉ के मैटर से डील करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जनरली होता क्या है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह से या कोई जज मजिस्ट्रेट से कोई रिटायर हुआ है तो उसको बना दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोविजो क्लॉज कहता है कि ऐसी अधिकारिता किसको दी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, एक्सपीरियंस ऑफ लीगल मैटर, लीगल अफेयर्स, ये वर्ड यूज हुआ है, लीगल अफेयर्स। तो ऐसी अधिकारिता किसको दी जाएगी, किस आदमी को दी जाएगी, क्या कहा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में कन्फर पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन क्या कहता है, ऐसी क्वालिफिकेशन किसको दी जाएगी, जिसको अनुभव हो, जो, और वो अनुभव, वो क्राइटेरिया कौन डिफाइन करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसका सेकंड सब सेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वही मैं कह रहा हूं कि आगे क्यों, पहले क्यों नहीं कहा। यहां पर देख लीजिए, यहां पे कहा है उस आदमी को कहा जाएगा जिसको इस ऐसी शक्तियां दी गई हैं, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है। मैंने इस बात पे स्ट्रेस इसलिए दिया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपको तो पता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 11 में दे रखा है, आप नहीं रट के चले गए। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनकर आता, क्वेश्चन आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइन है 11 के सेक्शन 1 में, 11 के 1 के प्रोविजो में, या फिर 11 के सेक्शन सब सेक्शन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो इस व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सब सेक्शन सेकंड में देखिए लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसका कार्यकाल क्या होगा, 1 ईयर होगा एट ए टाइम, 1 ईयर है ना, एक बार में 1 साल से अधिक का नहीं होगा। उसको बाद में इनहेंस किया जा सकता है, लेकिन 1 साल में उसका, एक बार में, पहली बारी में उसका अधिकार, जो कार्यकाल होगा वो 1 साल से अधिक का नहीं होगा, 1 साल तक के लिए बनाया जाएगा। और 1 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उसको दोबारा उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफकोर्स हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 11 भी हो गया, ठीक है, ओके। सब हो गया। अब 12 देख लीजिए, सेक्शन 12, लोकल jurisdiction of judicial magistrate।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए। तो लिखा है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का ही कंट्रोल होगा। ठीक है, हाई सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may define time to time local limits of area of judicial magistrate of first class and judicial magistrate of second class। ठीक है, ये है सेक्शन में लोकल जुरिसडिक्शन क्या है। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, सीजीएम साहब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइन कर सकेंगे समय समय पर जो वो एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का एरिया डिफाइन कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को ऐसे ऐसे एरिया में बांट दिया गया। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, अब आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान लीजिए 3 ही है, तो इन हिसाब से कह दिया गया ऐसा है, तुम ये 3 पकड़ लो, तुम ये 3 पकड़ लो, तुम ये 3 पकड़ लो। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का दिमाग बदल गया, उन्होंने कहा तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुमको अब सिर्फ 1 ही 2 ही देते हैं, तुम ये जो बचे हुए 1 ही और भी ले लो। ठीक है, इसके अलावा जो भी मिल लीजिए। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास को समय समय पर वो डिफाइन करते रहेंगे, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है तो वो तो कर ही सकते हैं, पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ऐसा कर सकेंगे। यहाँ पर एक दे रखा है प्रोविजो, दे रखा है प्रोविजो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताया था ना, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कहाँ बैठ सकेगा, वो अपने एरिया में कहीं भी अपनी सिटिंग कर सकेगा, वो अपने एरिया में कहीं भी अपनी सिटिंग कर सकेगा। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2 देखिए कि जो जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बनाए गए हैं, ठीक है, इन उपबंधों के सिवाय एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, उनकी अधिकारिता कहाँ जाएगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट पर रहेगी, होल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट पर रहेगी। देखिए ये वर्ड वहां पर यूज किया गया, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट पर रहेगी इनकी अधिकारिता। यह नहीं होगी कि जो एरिया दिया गया है वहीं उनकी अधिकारिता है, उनकी अधिकारिता संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट पर रहेगी। अब थर्ड पे आ जाइए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड। ये थर्ड लोगों को समझ में नहीं आता, डेफिनेशन ये नहीं समझ में आता, ये समझिए। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एरिया का जो विस्तार है किसी दूसरे जो लोकल एरिया तक बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये ए क्षेत्र था, ये बी क्षेत्र था, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का अधिकार जो है, ये देखिए एरिया कहाँ, बी के एरिया लोकल एरिया में ओवरलैप कर रही। देखिए ये यानी इनका अधिकार जो है वो यहाँ पे आगे दूसरे के रीजन में पड़ रहा है। देखिए ये बात समझिएगा, थर्ड सबसेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाषा पढ़कर आप समझ नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्ति का विस्तार दूसरे लोकल एरिया की में होता है। मान लीजिए यहाँ तक इनका अधिकार आ रहा है, ठीक है, और ये दूसरा सब डिवीजन बी है, लोकल एरिया लिमिट जो डिफाइन की गई बी है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए, इनके लिए, इस मजिस्ट्रेट साहब के लिए, इस एरिया के लिए, इनके मजिस्ट्रेट, इनके साहब के लिए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनका एरिया पूरा ये था, ठीक है, जो यहाँ पर जा रहा है एरिया, उनके लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस एरिया के जो सीजीएम होंगे और सेशन जजेस होंगे वो ये होंगे। अब बात अभी भी नहीं समझ में आई होगी, अब इसको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। इस एरिया में कोई चोरी हुई, ठीक है, इस एरिया में, तो इन्होंने चोर वाले को सजा दे दी 6 ईयर 6 महीने की, 6 मंथ की। ठीक है, इन्होंने दे दी, तो ये कहाँ जाएगा, अपील में जाएगा, किसके पास, सेशन जज के पास। तो अब वो चूंकि इस एरिया के मजिस्ट्रेट है तो यहां नहीं जाएगा, वो कहां अपील करेगा, जाके इन वाले सेशन जज के पास। इसलिए वो डेफिनेशन पढ़ना समझना मतलब बहुत मुश्किल है। वो जो मैं बता रहा हूं कि इन मजिस्ट्रेट साहब के लिए उस शक्ति के विस्तार जो दूसरे क्षेत्र में है, तो उसके लिए अर्थ लगाया जाएगा कि वो जो दूसरे क्षेत्र के सीजीएम और सेशन जज साहब है, वो दूसरे, इनके लिए जो होंगे वो सीजीएम और सेशन जज दूसरे क्षेत्र के वो होंगे जहां तक इनकी शक्ति का विस्तार है। तो इसका मतलब ये है, लीगल मीनिंग ये है।
और आप भाषा पढ़ते रहिए, अगर समझ के दिखा सकते हो तो समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि अगर ये ओवरलैप एरिया कर रहा है तो इसकी अपील कहाँ पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी। आप ये सोचो कि मतलब यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज साहब ये हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में सीजीएम साहब ये हैं, तो यहाँ डालोगे, नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि दूसरे जिले में उनकी शक्ति का विस्तार हो रहा था, यहाँ तक जा रहा था, तो उसके लिए सीजीएम साहब और सेशन जज साहब यहाँ होंगे, ठीक है, ये समझना। और इस जिले में कैसे क्या डिसाइड होगा, क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, बहुत सारे इशू होते हैं, तो कौन डायरेक्शन देगा, सीजीएम साहब यहाँ के देंगे, क्योंकि सीजीएम साहब ही करेंगे, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। हो गया हमारा 12 भी हो गया। थर्टीन, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए ऐसे होता है ना, CGM साहब विल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी सबऑर्डिनेट टू CGM साहब। और क्या, एक बात बताओ जरा मुझे आंसर, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज का सबऑर्डिनेट है? बताइए, है? बिल्कुल है। क्यों? अरे भाई ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 7 से छोटा है, तो 4 भी तो 7 से छोटा है, ठीक है भाई। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका सीएम साहब का सबऑर्डिनेट है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज साहब का तो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेशन में नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हाईकोर्ट तो इनके पापा जी है ही ना, ठीक है। तो इसके लिए इनके पापा जी ये हैं, ठीक है, इनके लिए इनके पापा जी ये है, पर इसके लिए तो इनके दादाजी हुए, मतलब इनका सबऑर्डिनेशन चलेगा ना, ठीक है। तो ये समझिए 13 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेशन बस इतना ही है ना, और कुछ नहीं खास बात। आ जाइए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे। इसको बहुत फास्ट कराएंगे क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही वाली लैंग्वेज है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ पर। भैया ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पूरा होलसेल मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट जितना मर्जी चाहेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देगी। ये लोग बना दिए, ठीक है, ये एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक और बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। और इन्हीं में से एक को कह देगी बाबू तुम डीएम हो, ठीक है। बाकी कह देंगे तुम भी यार कम नहीं हो, तुम ऐसा है तुम एडिशनल डीएम हो, ठीक है। उन्हीं में से जाहिर सी बात है ये ऐसे तो मनमाने तरीके से तो नहीं होगा, उनकी योग्यता देख के होगा, उनका एक्सपीरियंस देख के होगा, ठीक है, सीनियरिटी देख के होगा। तो एक डीएम बनाया जाएगा, एक एडिशनल डीएम बनाया जाएगा, ठीक है। और कहीं पर एसडीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बस इतना ही है। और दूसरा बिजनेस, इनको डीएम साहब क्या करेंगे, इनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डीएम साहब। जैसे उसमें था जब सेशन जज की कोर्ट वैकेंट होती थी, तो यहाँ पर डीएम साहब की कोर्ट वैकेंट है, मान लो डीएम साहब मौजूद नहीं है, तो कौन देख लेगा? कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये स्टेट गवर्नमेंट कह सकती कि भाई इनकी वैकेंसी में अगर ये नहीं मौजूद हैं तो तुम एप्लीकेशन की सुनवाई कर लो, तुम कार्यकाल देख लो, ठीक है। 14 हो गया। 15 आ जाइए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट किस व्यक्ति को, ये समझिएगा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको बनाया जाता है? पुलिस ऑफिसर को जो रिटायर है, जो किसकी रैंक से नीचे नहीं है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे नहीं है, ठीक है, उसको क्या बनाया जा सकता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट बना सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतनी बात है। पंद्रह पहुँच गए, 16 पे आ जाइए। लोकल जुरिस्डिक्शन
ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले के सेक्शन में देखा है। तो इस पे लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा भाई? डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, ठीक है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन तो डीएम साहब डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि कौन सा बिजनेस, कौन सा एरिया कौन कौन देखेगा। लोकल ज्यूरिसडिक्शन उनको डीएम साहब डिफाइन करेंगे कि कौन से एरिया, लोकल एरिया किसका है, किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कौन सा एरिया है, ठीक है। 16 बस इतना ही है। 17 में आ जाइए सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अब कहने वाली बात है, वही वाली बात है। देखिए मैं इसीलिए स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारी बातें वही हैं। पहले कौन है? डीएम है, फिर एडीएम है, फिर और भी कोई इसी तरह का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एसडीएम इनके एडीएम साहब के सबऑर्डिनेशन में, एडीएम साहब डीएम साहब के सबऑर्डिनेशन। अच्छा यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी थी, ये जो है डीएम और एडीएम जो हैं वो इक्विवेलेंट अधिकारिता के अधिकारी हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये इनके अधिकार क्षेत्र में है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया। एसडीएम साहब के अंदर में कौन से रहेंगे? कोई भी, और नीचे के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे ना, हाँ। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो सबऑर्डिनेट में एसडीएम का होगा। एसडीएम किसके सबऑर्डिनेट में है? डीएम या एडिशनल डीएम, ठीक है, एडिशनल डीएम ये होगा, ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आते हैं सबसे, सबऑर्डिनेशन हो गया, 17 हो गया। 18 ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे टाइम जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट इकाई। आप में से बहुत से लोग इसका एग्जाम देने का मन रखते होंगे। खैर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता जिसका एग्जाम देंगे आप, वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो अलग है, वो 19 में आता है। खैर कुछ लोगों का जो अच्छा, जिनका लॉ में वो होता है, स्कोप होता है, लॉ में अच्छी रुचि है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं कभी ना कभी, क्योंकि बहुत रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो देखिए हाई कोर्ट्स में, सबसे पहले हाई कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं बोलता हूँ, स्ट्रेस देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट में अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ये अपॉइंट कर सकेगी, ठीक है, क्या अपॉइंट कर सकेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल। तो पहला सबसेक्शन जो है इसका 18 का, वो हाई कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होंगे? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है। आ जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो पीपी अपॉइंट कर सके, किसके लिए? पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। जैसे क्या है, टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस हैं, वो सेंट्रल इशू हैं, तो उनके लिए अगर सुनवाई होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के लिए पीपी अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी, ठीक है। थर्ड सबसेक्शन देख लीजिए, थर्ड है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकेगी पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकेगी, ठीक है, क्लियर। अब इससे आगे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। फोर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है डीएम साहब क्या करेंगे? एक पैनल बनाएंगे, पैनल ऑफ नेम्स। कहेंगे भाई एक लिस्ट तैयार की गई, लिस्ट, उसमें ये वकील साहब थे, ये वकील साहब थे, ये वकील साहब थे, इनका नाम की लिस्ट तैयार की गई। डीएम साहब तैयार कर सकेंगे नाम की लिस्ट, पैनल ऑफ नेम्स, जिसमें
वो क्या कर सकेंगे, जिनको पीपी या एडिशनल पीपी बनाया जा सके, ये डीएम साहब ना तैयार करेंगे। ठीक है, अब डीएम साहब किससे कंसल्ट करेंगे, डीएम साहब अपने लेवल से ही तो कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेशन विद द सेशन जज। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि डीएम की इतनी बड़ी पावर नहीं होती कि वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करे जाके, वो आप सेशन कोर्ट, सॉरी है ना, बोल रहे तो लिखा है सेशन जज लिखा वहाँ पर। यानी डीएम साहब किससे कंसल्ट करके ये लिस्ट तैयार करेंगे, सेशन जज से तैयार कंसल्ट करके। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसके बाद कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब स्टेट गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना था, तो क्या कहा जाता है कि कहां से उठाएगी स्टेट गवर्नमेंट नाम, यहां से उठाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कहां से उठाएगी, यहां से उठाएगी, जो डीएम साहब ने पैनल तैयार किया है वहां से उठाएगी, और वहीं से पीपी साहब अपॉइंट करेंगे, एडिशनल पीपी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकेगी। लेकिन छठवां इनको दे देता है आगे पावर स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई रेगुलर कैडर है, रेगुलर कैडर इसका मतलब समझना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई रेगुलर कैडर ऑफ पीपी है, मतलब किसी राज्य में उन्होंने चुन रखा है, ऑलरेडी बैठा रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने 4-5 लोग बैठा रखे हैं, तो रेगुलर कैडर है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेगुलर कैडर तैयार कर रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनमें से पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकती है। पर अगर आगे प्रोविजो क्लॉज दे रखा है कि अगर इनमें से कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, तब स्टेट गवर्नमेंट इसी पैनल पे जाएगी, इन्हीं में से नाम से लेने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। पहला 4-5-6 जुड़े हुए हैं, डीएम साहब पैनल लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, कंसल्टेशन विद द सेशन जज करेंगे, ये हो गई लिस्ट तैयार। स्टेट गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगी, इसी लिस्ट को की तरफ देखेगी, इसी लिस्ट में झांकेगी, हाँ भाई कौन कौन है। ठीक है, फिर कहा गया स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कोई रेगुलर कैडर है, रेगुलर कैडर ऑफ पीपी है, तो पहले उसको देखेंगे। अब इनमें से कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा, प्रोविजो क्लॉज है उसका, तो फिर इसी में से चुनना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की बाइंडिंग है। ठीक है, अब आ जाइए 7वां, रब कर देते हैं, आगे बढ़ो। 7वां देख लीजिए, 7वां बताता है एलिजिबिलिटी, कौन लोग बन सकेंगे पीपी, कौन बनेंगे 7 ईयर की जिनकी एडवोकेसी होगी, मिनिमम 7 ईयर की। तो पीपी और एडिशनल पीपी कौन होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, जिन्होंने 7 ईयर्स की जिनकी एडवोकेसी होगी। ठीक है, 8वां देख लीजिए, 8वां सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में सेक्शन है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी को देना हो और किसी को फंसाना हो, तो मैं इसमें सारे में से या तो 4 में दूंगा या सब सेक्शन 8 में से क्वेश्चन बना के दूंगा। 8वां देखिए, देख रहे हैं सही आ रही है, यहाँ ये देखो आ रही है, फुट आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, 8वां देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट वर्ड लिखा है, और गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपॉइंट करेगी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब क्या होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी स्पेशल है तो स्पेशल क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए, करप्शन से जुड़े हुए मैटर को देखने के लिए, पीसी एक्ट से जुड़े हुए मैटर को देखने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति चाहिए, या कोई टेररिज्म से जुड़ा हुआ एनआईए का मैटर हो, एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं हो, दूसरा है। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ध्यान रखिए, उसकी एलिजिबिलिटी 10 ईयर है। ठीक है, 10 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए। इसका प्रोविजो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ नहीं होना चाहिए था, प्रोविजो पता नहीं क्यों डाला गया, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी डाला गया। प्रोविजो क्लॉज कहता है कि विक्टिम के पास, विक्टिम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकेगा कि मुझे अपना वकील नियुक्त करने की परमिशन दी जाए, तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट क्या विक्टिम को दे सकेगी, अनुमति दे सकेगी कि वो अपना एक वकील अपॉइंट करे। लेकिन पर्पज वहां पर लिख दिया है, ये पर्पज ध्यान रखिएगा, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, फॉर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वर्ड यूज किया गया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसकी की है, इस पर क्वेश्चन भी है, इस पर जजमेंट भी है। ठीक है,
तो विक्टिम जो है किस लिए कर सकेगा, अपना वकील को कोर्ट परमिशन दे सकेगी, विक्टिम को अलाउ कर सकेगी कि हाँ भाई तुम अपने लिए वकील रख लो, लेकिन किस लिए, असिस्टेंस ऑफ पीपी। यानी वो इंडिविजुअल जाके कोर्ट में शुरू नहीं कर सकता काम, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस को कंडक्ट वही कर सकता है, उसके पास ही वही राइट है। ठीक है, 8वां हो गया। 9वां, आज मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, है ना। ठीक है, 9वां, ये सिर्फ बताता है कि किसी ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी रहते हुए कोई भी काम किया है, ठीक है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है, जितने साल उसने काम किया है वो जुड़ेगा, काउंट होगा वो टाइम, किसी भी पर्पस के लिए वो टाइम काउंट होगा। ठीक है, जहां किस लिए काउंट होगा, अरे भाई पहले पिछला सेक्शन में क्या था, उसके लिए 7 साल चाहिए, उसके लिए 10 साल चाहिए, तो वकालत का अनुभव चाहिए। अब पता चला एक आदमी असिस्टेंट बैठा हुआ है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने कह रहा 10 साल मैंने काम किया हुआ है, कह नहीं नहीं तुम्हारी वकालत थोड़ी ना है, तुम नहीं आ सकते। तो इस सेक्शन ने क्लियर किया है कि वो एक्सपीरियंस काउंट होगा जिसने एपीपी रहते हुए, पीपी रहते हुए, असिस्टेंट पीपी रहते हुए कोई काम किया है, तो वो उसके अनुभव में काउंट होगा। सेक्शन 9, सब सेक्शन 9 यही बताता 18 का। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आ जाइए। 19 बताता है असिस्टेंट, इसका एग्जाम की मैं बात करता है, इसका किसी स्टेट में किसी स्टेट में एग्जाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी स्टेट में उनको एपीओ कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, यहाँ पर जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, एपीपी, असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट यहाँ भी, क्योंकि एपीपी का मतलब एडिशनल भी होता है। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकेगी। कहाँ के लिए, ये ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लिए है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में के लिए, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास की कोर्ट के लिए। फिर अगला दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकेगी। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी पुलिस ऑफिसर को नहीं बनाया जा सकता यदि वो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है या फिर उसकी रैंक जो है इंस्पेक्टर से नीचे है। यानी ये 2 प्रतिबंध हैं कि उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। यानी कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है किसी को भी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी को भी बना सकती है कि आ जाओ तुम बन जाओ, तुम आ जाओ तुम बन जाओ। यानी पुलिस वाले को भी बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट न लिया हो और वो इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं हो। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, हो गया 19। अब इसका लास्ट सेक्शन करते हैं 20वां, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे फ्रेम हो सकते हैं और सबसे ज्यादा मेमोरी वहीं पर विटल डाउन करते हुए नीचे जाती है। ठीक है, 20 मेमोरी वहीं पर जाके सफर करती है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन तो देखिए क्या कहता है, सबसेक्शन इसका फर्स्ट कहता है कि भाई स्टेट क्या करेगा, एक स्टेट लेवल पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगा, डीओपी बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन लोग बैठेंगे, वहाँ पे बैठेगा इसका डायरेक्टर बैठेगा और यहाँ बैठेगा डिप्टी डायरेक्टर बैठेगा, डिप्टी डायरेक्टर। फिर कहता है ये तो स्टेट के लेवल बना दिया स्टेट ने, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी बना सकेगा, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बनाया जाएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। वहाँ कौन लोग बैठेंगे, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट बड़े क्या डिजिटल है, देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ असिस्टेंट भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट के लेवल बनाएगी जहाँ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा जहाँ डिप्टी डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्लॉज जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो कहता है डायरेक्टर जो बनना चाहे
उसका अनुभव 15 साल होना चाहिए, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के लिए। ठीक है, क्लियर? 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट के लिए अनुभव है 7 ईयर। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गई। एक मिनट देना, बुक देना। थर्ड में दे रखा है कि कौन हेड करेगा। जाहिर सी बात है, हेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करेगा। ठीक है, बाकी सब उसके नीचे होंगे। थर्ड में सिर्फ नहीं दे रखा है। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए। सबऑर्डिनेशन के बारे में। सबऑर्डिनेट कौन किसका होगा? ठीक है, तो डायरेक्टर का सबऑर्डिनेट वही चलेगा सबऑर्डिनेशन के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सबऑर्डिनेट का प्रोसेस। 566 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है हाई कोर्ट में क्या होगा। हाई कोर्ट में ध्यान है, आपने क्या किए थे सेक्शन 18(1) में और 18(8) में अपॉइंट किए थे, एडिशनल पीपी अपॉइंट किए थे। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उनका सबऑर्डिनेशन कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। ठीक है, एडिशनल पीपी के लिए साफ करके लिख देता हूं। 5वां जो सबसेक्शन है वो हाई कोर्ट के लिए बताता है कि हाई कोर्ट में क्या होगा। हाई कोर्ट में आपने अपॉइंट किए थे, कौन के अपॉइंट किए थे? पीपी, एपीपी। ठीक है, अपॉइंट किए थे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे? तो जाहिर सी बात है, सबऑर्डिनेशन किसका होगा? डायरेक्टर साहब का होगा। ठीक है, छठवां है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपने पीपी बैठा लेते, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठा लेते। वो किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे? असिस्टेंट डायरेक्टर के। ठीक है, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, हो गया, आगे बढ़िए। सेवेंथ में पावर दे रखी है, किसकी? डिप्टी डायरेक्टर की। यहां पर क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टर की पावर। 8th में डिप्टी डायरेक्टर पावर है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, मैं लिख देता हूं डिप्टी डायरेक्टर की। और 9 में असिस्टेंट डायरेक्टर की पावर। पेन दूसरा ले लेता हूं। सेवेंथ में पावर दे रखी किसकी? डायरेक्टर की। 8th में डिप्टी डायरेक्टर की। 9th में असिस्टेंट डायरेक्टर की। क्या पावर है ये भी समझ लीजिए। तो डायरेक्टर साहब क्या करेंगे? उन केसेस को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, उन केसेस को देखेंगे जिनमें 10 साल से ज़्यादा का कारावास है, आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है। उन केसेस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और अपील वगैरह को मॉनिटर करेंगे।
अपील कैसे फाइल होंगी उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। डिप्टी डायरेक्शन 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, जिसमें 7 ईयर से ज़्यादा का पनिशमेंट है, और 10 साल से कम है, ठीक है, 7 से 10 साल में। और इनका और क्या पावर है, वो जो चार्जशीट आ रही हैं, ठीक है, उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। और स्पीडी डिस्पोजल, ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब का क्या करेंगे, जिनमें 7 साल से कम का पनिशमेंट है, ठीक है, क्लियर। टेंथ 11th में कुछ खास है नहीं। 10th में 11th में अदर पावर और ज्यूरिसडिक्शन बताया है, एंड ज्यूरिसडिक्शन बताया है। 10th में दे रखा है, ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। 10th में ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या क्या रखा है, कुछ खास बात नहीं है। कहा है 7, 8, 9 सेक्शन में चाहे कुछ भी कहा गया हो, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, तीनों की शक्ति है कि इस संहिता में आने वाली कोई भी प्रोसीडिंग को वो जाके देख सकें। मान लीजिए डायरेक्टर साहब को कह दिया कि डायरेक्टर साहब सबसे ऊपर बैठे हैं, तो डायरेक्टर साहब को आप ये नहीं कह सकते कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, या डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, वो वहाँ बैठे हुए हैं तो वो नहीं जा सकते। यानी 7, 8, 9 को रहते हुए, उनके रहते हुए भी वो इस संहिता में आने वाली किसी भी प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अदर पावर ज्यूरिसडिक्शन मतलब दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर सकेगी, उनकी पावर्स को फर्दर बढ़ा घटा सकेगी, उनके ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा घटा सकेगी। सेक्शन 12 इसके बाद सब सेक्शन जो 12 है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता होगा, आपने सुना होगा, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कहाँ सुना आपने ये वर्ड, एडवोकेट जनरल शब्द कहाँ सुना आपने? वो तो होता ही हाईकोर्ट, ऑब्वियस हाईकोर्ट, मतलब कहाँ कानून में कहाँ सुना? कॉन्स्टिट्यूशन में है। किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन 6 पार्ट है, स्टेट, ठीक है। स्टेट में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 163, ठीक है। अगर मैं सही हूँ देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे लग रहा है मैं सही हूँ। तो 6 पार्ट में है ना, 6 पार्ट में स्टेट दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 पार्ट में स्टेट दे रखा है। उसमें आर्टिकल 163 में एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है, गवर्नर। तो वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होता। 12वां सेक्शन सिर्फ यही कह रहा है कि ये भैया ये जो है ये सबसे बड़े पापा जी हैं, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में नहीं आते, ये इंडिपेंडेंट हैं, अलग हैं, ठीक है, ये सबके पापा जी हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी पापा जी हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति बनाया जाता है जिसकी हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता होती है, यानी वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ठीक है। तो वो सरकार का वो बिल्कुल वो नहीं है, उसके अधीनस्थ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। खैर, तो सब सेक्शन 12 से व्यक्ता कहता है कि एडवोकेट जनरल जो होता है उस पर ये सेक्शन 20 लागू नहीं होता। तो हमारा जो आज ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगला इसका चैप्टर करेंगे, पावर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, जो पनिशमेंट दे सकती हैं कोर्ट्स वगैरह। और कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोज़ आते जाएँ। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि बड़ी रफ्तार धीमी है, ठीक है। तो करिए और कमेंट भी करिए, और जो कुछ कर सकते हैं करिए। नमस्कार, धन्यवाद।